Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया था और सेकंड चैप्टर जो है हमारा है प्राणियों में पोषण। पहला पार्ट जो था वो हमने पढ़ा था पादपों में पोषण और दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपका मूल्यांकन लूँगी। तो बच्चों, आपने पूरा पाठ पढ़ा होगा, किताब में से भी पढ़ा होगा और वीडियो भी देखा होगा। तो आप लोग मूल्यांकन के लिए तैयार हैं? तो मूल्यांकन के प्रश्न लिखिए। मनुष्य में अवशोषण का कार्य कहाँ होता है? अवशोषण जो है वो मनुष्य के पाचन तंत्र के कौन से भाग में अवशोषण होता है? देखो बच्चों, बीच के प्रश्न हैं जो मैं आपको मूल्यांकन में दे रही हूँ, क्योंकि पीछे के प्रश्न ही नहीं, आपको पूरा पाठ पता होना चाहिए। दूसरा, आमाशय द्वारा स्रावित द्रव्यों के नाम लिखो। आमाशय जो है वो क्या क्या स्रावित करता है उसके नाम लिखने हैं, उन द्रव्यों के नाम लिखना है। तीसरा, यकृत व अग्नाशय ग्रंथि कौन से पाचक रस स्रावित करती है? यकृत व अग्नाशय ग्रंथि कौन से पाचक रस स्रावित करती है? तो बच्चों, ये 3 प्रश्न हैं। वीडियो को आप पहले पॉज लगाएं और इन प्रश्नों के उत्तर करें। उसके पश्चात मैं इनके उत्तर आपको बताऊंगी। तो बच्चों, आपने उम्मीद करती हूँ कि ईमानदारी से वीडियो को पॉज लगाकर इनके उत्तर लिख लिए होंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य में अवशोषण का कार्य कहाँ होता है? मनुष्य में अधिकतर अवशोषण का कार्य क्षुद्रांत में होता है। कहाँ होता है? क्षुद्रांत। तो इसका उत्तर है क्षुद्रांत। दूसरा है, आमाशय द्वारा स्रावित द्रव्यों के नाम। तो आमाशय द्वारा स्रावित द्रव्य होते हैं, एक तो जठर रस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा श्लेष्मा। तो ये 3 द्रव्य होते हैं जो आमाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। जिन्होंने ये लिखा है वो नंबर दे दें। पहला प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का और तीसरा भी 2 नंबर का। फिर तीसरा प्रश्न है, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि कौन से पाचक रस स्रावित करती है? तो जो यकृत है वो स्रावित क्या करती है? पित्त रस, है ना। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये पित्त रस और वसा के पाचन में सहायक है। और दूसरी है अग्नाशय।
तो जो अग्नाशय ग्रंथि है वो करती है, ऐसा ही नाम हो गया उसका, तो अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस। ठीक है बच्चों, तो आगे आपको समझ में, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है अग्नाशय रस, और यकृत जो है, पित्त रस जो है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो क्लियर। अब ये तीनों प्रश्न किए हैं, वैसे वैसे आप नंबर दे दो 5 में से अपने आप को। अब देखिए बच्चों, एक परिभाषा आती है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, देखो एक बार हम वापस से अगर देख लें तो हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है वो है मानव पाचन तंत्र जो है उसके अंदर उसके विभिन्न भाग। ठीक है, तो विभिन्न भागों के बारे में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले आता है मुख गुहिका। ठीक है बच्चों, तो मुख गुहिका जो है उसके अंदर कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से अंग हैं जो पाचन में सहायता करते हैं, तो वो है जीभ, दांत और लार ग्रंथि। ठीक है, जीभ, दांत और लार ग्रंथि, ये तीनों भाग जो हैं मुख गुहिका में पाचन का काम करते हैं। दांत तो क्या करता है, दांत करता है खाद्य सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम, और जो जीभ है, जीभ करती है इस जो छोटे टुकड़ों में टूट गया, पिस गया अपना भोजन, उसको लार में मिलाने का कार्य, और लार जो है वो काम करती है कार्बोहाइड्रेट को, मतलब मंड जो है उसको, कार्बोहाइड्रेट का जो मंड है उसको शर्करा में बदलने का काम करती। तो ये सारे पाचन में सहायता करते हैं। उसके बाद में भोजन जो आता है वो आता है ग्रास नाल में। ठीक है बच्चों, तो ग्रास नाल को हम क्या कहते हैं, ग्रसिका भी कहते हैं। ग्रास नाल का दूसरा नाम ग्रसिका भी होता है, भोजन नली भी होता है। तो ये कुछ नहीं है, मुख गुहिका से आमाशय तक भोजन ले जाने का कार्य करती है ग्रसिका या ग्रास नाल। इसमें क्रमशः संकुचन और विरलन होते रहते हैं, और संकुचन और विरलन होने से भोजन जो है वो गतिशील रहता है और आमाशय तक पहुंचता है। उसके पश्चात ये दूसरा अंग हो गया। तीसरा अंग आता है आमाशय। ठीक है, आमाशय का पाचन में बहुत अत्यधिक योगदान है, और ये आमाशय जो होता है वो जे आकृति का थैली नुमा मांसल संरचना होती है, जिसमें कौन कौन से रस स्रावित होते हैं, अभी मैंने बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस और श्लेष्मा, ये सब कार्य करते हैं और भोजन को और सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। उसके पश्चात भोजन जो आता है वो आता है शुद्रांत में। शुद्रांत, अब शुद्रांत में देखो, शुद्रांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुद्रांत के अंदर पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, परंतु अवशोषण का कार्य इसमें ज़्यादा होता है। जो शुद्रांत है उसकी जो अंदर की भित्ति होती है वो उंगली नुमा उभरी हुई संरचना के रूप में होती है, जिसे हम कहते हैं दीर्घरोम। ठीक है, दीर्घरोम और या रसांकुर कहते हैं। ये दीर्घरोम का क्या कार्य होता है, ये दीर्घरोम अवशोषण के तल को या अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे जो भोजन गुलित भोजन है, गुलित भोजन में जो पोषक पदार्थ हैं उसका अधिक से अधिक अवशोषण हो पाता है। अब ये शुद्रांत जो है, यहाँ रक्त वाहिनियाँ जुड़ी होती है, और ये रक्त वाहिनियाँ विभिन्न पोषक पदार्थों को अवशोषित करके ये रक्त वाहिनियों में चल जाते हैं पोषक तत्व, और ये पोषक तत्व शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा दिए जाते हैं। अब देखो, शुद्रांत पे अवशोषण हो गया, उसके बाद में जो अपचित भोजन बचा या अपशिष्ट बचा वो कहाँ जाता है, बृहदांत्र में। ठीक है बच्चों, तो वो आ गए हम बृहदांत्र में। अब बृहदांत्र के बाद में क्या होता है, बृहदांत्र क्या हो गया हमारा 5वां। और बृहदांत्र में क्या होता है, अगर मान लेते हैं उस अपशिष्ट में या अपचित भोजन जो है उसमें अगर कुछ जल और लवण बच जाता है,
तो उसका अवशोषण बृहदांत्र में हो जाता है और उसके पश्चात जो ठोस अपशिष्ट बचता है उसको एकत्रित कर दिया जाता है किसमें? मलाशय में। ठीक है, तो बृहदांत्र के पश्चात जो भोजन है वो अपशिष्ट जो भोजन है वो कहाँ जाता है? मलाशय में। और मलाशय के बाद में मल द्वार से ये बाहर निकल जाता है। तो ये 7वां भाग है। तो ये मानव पाचन तंत्र मैंने आपको शॉर्ट में पूरा समझा दिया है। मुखगुहिका, ग्रासनाल, फिर आमाशय, शुद्रांत में जाएगा, फिर बृहदांत्र, बृहदांत्र से मलाशय में अपशिष्ट एकत्रित होगा और मलद्वार द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बच्चों ये आपको क्लियर है। एक इसमें शुद्रांत के अवशोषण में एक परिभाषा आती है, वो है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना तो कहलाता है पाचन। ठीक है, सबसे पहले हमने परिभाषा यही लिखी थी कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण स्वांगीकरण क्या होता है बच्चों कि जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वो संपूर्ण ऊर्जा हमारे ज़रूरी नहीं कि हम पूरे दिन में उस संपूर्ण ऊर्जा को खर्च कर दें। कई बार हम ज़्यादा भोजन करते हैं, काम कम करते हैं, तो ऊर्जा क्या होती है? एकत्रित होती जाती है और ये ऊर्जा जो है वो जटिल रूप में, जटिल अणुओं के रूप में शरीर में एकत्रित होती है, जटिल पदार्थों के रूप में एकत्रित होती है और इससे हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतर रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। तो यहाँ लिखते हैं अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वांगीकरण कहते हैं। तो आया आपके समझ में कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में किया जाता है।
इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। अब देखो बच्चों, एक परिभाषा आपकी आई है निष्कासन। ठीक है, तो निष्कासन क्या होता है कि जो अपचित भोजन होता है वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है और अर्धठोस मल के रूप में समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे कहते हैं हम निष्कासन। क्या कहते हैं? निष्कासन। तो निष्कासन की परिभाषा भी लिख लें। निष्कासन अर्धठोस मल मलाशय में एकत्रित होता है जिसे समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया, अर्धठोस मल जो है मलाशय में एकत्रित होता है बृहदांत्र के बाद में और उसका समय समय पर निष्कासन होता है। इसी प्रक्रम को निष्कासन कहते हैं। अब बच्चों आगे हमारा टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने कभी गाय भैंस घास खाने वाले जानवरों को देखा है? उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा नहीं रहे होते हैं, है ना। आपने देखा होगा भैंस या गाय बैठी है, वो कुछ खा नहीं रही परंतु उनका मुंह जो है वो चलता रहता है। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है और यह भाग कहलाता है रूमेन। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में रूमेन होता है। उस रूमेन में क्या कर लेती है, ये पूरा जो खाती है जल्दी जल्दी खा के उसको एकत्रित कर लेती है और उसके पश्चात ये जब शांत बैठती हैं, खाली बैठती हैं, तो उस समय रूमेन से वापस भोजन जो है इनके मुख में आता है और मुख में ये फिर चबाकर उसे वापस निगलती है। तो इसलिए ये जब खाली बैठी होती हैं, कुछ खा नहीं रही होती हैं, तब भी वो जो उनका जो मुंह है वो हिल रहा होता है, जुगाली कर रही होती हैं। रूमिनेंट्स में जो आमाशय है वो 4 भागों में बटा है। 4 भागों में बटा है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रूमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो रूमिनेंट्स हैं उसके अंदर क्या क्या भाग होगा। रूमिनेंट, ठीक है बच्चों। तो रूमिनेंट जो होते हैं या रूमिनंथी, ठीक है, हिंदी में इसको रोमिनंथी भी बोलते हैं, रोमंथी। तो रोमंथी क्या होते हैं, ये पशु जल्दी जल्दी खाकर भोजन को
आमाशय के एक भाग रुमेन में एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, एकत्रित कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं और तथा बाद में भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाते हैं। पहले तो ये जल्दी जल्दी भोजन है, जो भी इनका भोजन जैसे घास है, पेड़ पौधे हैं, तो उनको ये जल्दी से खाकर रुमेन, जो इनके आमाशय का एक भाग है रुमेन, उसमें एकत्रित कर लेते हैं और उसके पश्चात वापस से ये मुंह पे लाते हैं। जब ये खाली बैठे होते हैं तो वापस इस भोजन को मुख में लाते हैं और उसको चबाकर फिर से ये निगलते हैं। तो इस प्रकार के जानवरों को हम कहते हैं रोमंथी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन 1, निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला, स्वांगीकरण और दूसरा निष्कासन। ये दो क्वेश्चन आपको मतलब दो परिभाषाएं जो है ये होमवर्क में याद करनी है और इसे अच्छे लेख में, सुंदर हैंडराइटिंग में काम करना है आपको। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।